हाँ इसने, हाँ इसको कर दीजिए, कर दे। नमस्ते आप सभी को। हेलो सर। हाँ, तो अंजलि कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। पता नहीं ये टोटका काम कर जाता है। हाँ, ये टोटका फाइनली एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी थी, वो पता नहीं हो नहीं रही थी रिक्वेस्ट सेंड। फाइनली ये टोटका काम कर गया। थैंक यू सो मच सर, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए और मुझे होस्टिंग का मौका देने के लिए। आपका भी स्वागत है और आपका भी शुक्रिया। जी। तो सर, पहले तो आप बताएं कि आपने लॉकडाउन को किस तरह यूटिलाइज किया। परिवार के साथ समय बिता करके, क्योंकि जी। सभी लोग एक साथ घर में हैं। ऐसा पहले कम हुआ करता था, कम समय के लिए हुआ करता था, और अब ऐसा हो गया जी। कि सब लोग दिन भर एक साथ रहते हैं। तो कुछ अच्छा सिनेमा देखते हैं, कुछ अच्छी बहसें करते हैं, कुछ किचन में जाके कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जी। बाकी मेरे लिए ऐसा मामला है, मेरा अपना जीवन ऐसा रहा है, और पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मैं लेखन से जुड़ा रहा हूँ, तो एक अघोषित किस्म का लॉकडाउन, बिना ट्रेजेडी वाला जी। वो लगातार मेरे साथ रहा है, क्योंकि मैं ज्यादा कहीं आना जाना होता नहीं है। मैं घर में बैठ के अपना काम करता रहता हूँ, अपनी लाइब्रेरी में रहता हूँ। तो एक खास किस्म का लॉकडाउन या एक खास किस्म की बंदिश पाबंदी तो अपने ऊपर में पहले से लगी हुई है। जी। और वैसे भी सर, लेखन के लिए थोड़ा वो अकेले वो तन्हा वातावरण बहुत जरूरी है, आई गेस। वो तो निश्चित ही, इसमें कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। वो एकांत तो लेखक का लेखक जी। के लिए बहुत जरूरी है। जी सर, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी। अब आई? जी, अभी बराबर है। ठीक है। जी। तो सर, आप हमें अपने राइटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। लाइक आप शुरू से ही क्या एक लेखक बनना चाहते थे, या कुछ ऐसी बात हुई जिसने आपको लेखन की तरफ आकर्षित किया। एक समय के बाद में, खासकर 16-17 की उम्र के बाद, मुझे ये महसूस हो गया था कि मुझे अब लेखक बनना है। उसके पहले से मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, और कुछ समय तक संगीत की दुनिया में ओह। मेरे सपने रहे। मैं अपना एक रॉक बैंड बनाना चाहता था, रॉक के गाने गाना चाहता था, अपने जी। गाने खुद बनाना चाहता था। लेकिन खुशी की बात है, संतोष की बात है, और शुक्र और राहत की बात है कि बहुत जल्द ही ये नाजिल हो गया कि संगीत संगीत गाना बजाना ज्यादा है नहीं। लिखने पढ़ने की दुनिया ही मेरी अपनी दुनिया है। किताबों के साथ, कविता के साथ, साहित्य के साथ, इनके साथ मेरा एक खास किस्म का रिश्ता है, क्योंकि भाषा जो है वो मुझे गुदगुदाती है। भाषा मुझे अपनी त्वचा की तरह महसूस होती है। तो भाषा के साथ जो भी व्यवहार या खिलवाड़ या एक किस्म का अ, उसके भीतर आवागमन किया जा सके, ये मुझे महसूस हुआ। तो 17-18 की उम्र में ही मैंने ये तय कर लिया था कि मैं बहुत लेखक जी। बनूंगा, और लेखन के अलावा किसी और चीज में मुझे वैसा आनंद नहीं आता है जो आनंद एक करियर के रूप में होना चाहिए। ओके। तो मतलब आपकी संगीत से रुचि वहीं पे खत्म हो गई, या फिर आगे भी आपने कभी सोचा कि संगीत में कुछ किया जाए। संगीत में रुचि तो मेरी कभी समाप्त नहीं हुई। मैंने कहा गाने बजाने में, यानी खुद जो है, खुद खुद। गाने में, कंपोज करने में, ये सब जो, वो एक्चुअली क्या होता है पता है अंजलि, अब ऐसा है मामला कि किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जीवन का, जब
एक रास्ता, दो रास्ता नहीं, चौरास्ता भी नहीं, बहुत सारे रास्ते फूटते हैं और आपको चुनना होता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो क्रिकेट का भी आपको शौक होता है, आपको गाने का भी शौक होता है, आपको ये भी शौक होता है, वो भी शौक होता है। तो मेरी किशोरावस्था लगभग वैसी ही साधारण किस्म की थी, जिसमें मुझे बहुत सारे शौक थे। इसमें एक गाना बजाना भी था। संगीत का शौक कभी इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी भी संगीत को बहुत एंजॉय करता हूँ, संगीत सुनता जी। हूँ। मेरे लिखने पढ़ने की दुनिया में संगीत का बहुत योगदान है। तो ये तो नहीं कह सकते कि संगीत का कोई शौक बस समाप्त हो खुद गाने की वो समाप्त हो गई कि खुद नहीं गाएंगे, खुद लिखेंगे। गया। जी। तो ये लिखने का सफर आपका 16-17 साल से ही शुरू हो गया था। जी बिल्कुल। पर 16-17 साल। मैं जानना चाहूंगी कि आप, जैसे कि आपने बताया कि 16-17 साल से आपके लिखने का सफर शुरू हो गया था, तो उस वक्त आप क्या लिखा, कैसे लिखा करते थे? मतलब जैसा कि आप हमें कुछ बताना चाहें उस वक्त की बात। कविताएं शुरुआत मैंने कहानी से की थी और कहानी लिख करके बिल्कुल रैंडमली, कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं था। और एक कहानी जो मन में आई रात भर में, या मुझे जैसा याद आता है कि दो सिटिंग में, यानी दो रातें बैठ करके मैंने वो कहानी लिखी थी और छपने के लिए भेज दी थी और बाकायदा छप भी गई थी और बहुत अच्छी तरह से छपी थी। और बाद में जब उसकी रिव्यू हुई थी तो उसकी बहुत तारीफ भी हुई। लेकिन कहानी छपने के साल भर के अंदर ही मुझे यह महसूस हो गया था कि इस कहानी का, इस तरह की कहानियों का कोई अर्थ नहीं है। कहानी लिखना उस समय रुक गया। ठीक उसी समय मेरी दिलचस्पी कविता में बनी, क्योंकि मैं कविताएं सच में बहुत पढ़ता था और जी। कविता धीरे धीरे आने लगी। जब कविता जी। धीरे धीरे आने लगी तो कविता के साथ भी बिल्कुल यही मामला हुआ कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई योजना बनाए, बिना कोई प्लानिंग किए आपने कुछ कविताएं लिखी और उसे छपने के लिए भेज दी। छपने की दुनिया से मेरा ताल्लुक इसलिए भी था कि घर में बहुत सारी मैगजीन्स, पत्रिकाएं, ये सब आती रहती थी। एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में ही थी, इसलिए किताबों की दुनिया कोई पराई दुनिया नहीं थी। या मुझे ये जानने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कि अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसे किस जगह छपवाया जाए। मेरे सामने, चूंकि परिवार ऐसा था, परिवार का माहौल ऐसा था, तो मेरे सामने ये बिल्कुल अवेलेबल था कि अगर आप सीरियस लिटरेचर करना चाहते हैं तो आपको इन मैगजीन्स की तरफ जाना होगा। तो मैंने ओके। शुरुआत में उन्हीं मैगजीन्स को अपनी रचनाएं भेजी और वो तुरंत छपने लगी, तुरंत अच्छा रिस्पांस आने लगा। और अगर आपको शुरुआत में अच्छा रिस्पांस मिल जाता है तब हाँ, आप दरअसल तो एक बहुत बहुत मोटिवेट होते हो। मोटिवेशन का काम करती है वो। तो जी। सर, परिवार वालों ने किस तरह से आपकी इस पैशन को सपोर्ट किया? वो हमेशा सपोर्टिव रहे। मैं मेरा परिवार लिखने पढ़ने की दुनिया से जुड़ा हुआ रहा, भाषा से। मेरे परिवार में सभी को भाषा से प्रेम रहा। ऐसा समझिए कि भाषा को लेकर के सबके भीतर एक पैशन रहा। मेरे पिताजी 6 या 7 भाषाएं जानते हैं और उन सारी भाषाओं में वो काम कर सकते हैं। कुछ एक भाषाएं, जैसे उन्होंने उर्दू और फारसी, तो उन्होंने दूसरों को पढ़ाई भी है। इस तरह का भाषा का ज्ञान उनका रहा है। तो लिटरेचर से, पोएट्री से, खासकर लैंग्वेजेस के साथ में हमारे परिवार का एक विशेष अनुराग रहा है। तो उस अनुराग के कारण भी जब मैं इस तरफ आया, या मैंने घर में लिख करके अपने पिता के साथ, अपने बड़े भाई के साथ अपनी चीजें शेयर की, तो वे लोग जी। बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे इनपुट्स दिए। अभी भी ऐसा है कि भाषा में, लिखने पढ़ने में जहां कहीं मुझसे कुछ चूक होती है तो एक एसएमएस मेरे परिवार से आ जाता है कि तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी है। नहीं, भाषा को लेकर वो इतने कॉन्शियस हैं, इतने संवेदनशील हैं। वो अभी तक मुझे, वो पूरा सपोर्ट मुझे अभी तक मिलता है, वो एक गाइडेंस पूरा मुझे अभी तक मिलता है। ये बहुत जरूरी भी है ना सर, ये एक बहुत जरूरी है कि जब आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सपोर्ट तो परिवार का चाहिए होता जी। है। मैं इस मामले में, सपोर्ट मायनों में बहुत जरूरी है अगर आप मैं कुछ इस मामले करते में खुद, इस मामले में हो। खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे पारिवारिक मोर्चे पर, कई रचनाकारों के अनुभव मैंने सुने हैं कि उनको पारिवारिक मोर्चों पर संघर्ष जी। करना पड़ता है। मेरे साथ वो सब चीजें नहीं रही, मुझे एक खास किस्म का सपोर्ट तो हमेशा ही मिला। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप का मतलब
आपको क्या लिखने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, लाइक कहानियां या कविताएं? ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए, अंदर की दुनिया कुछ और होती है। जी। आप अंदर की दुनिया जो हृदय के भीतर की दुनिया है, आप ये सोच करके नहीं काम कर रहे होते कि आप कविता कर रहे हो, आप कहानी कर रहे हो। जी। आप दरअसल खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हो। वो एक्सप्रेशन की उस प्रक्रिया में धीरे धीरे फॉर्म बनता है। आपको अपने एक्सप्रेशन से खुशी मिलती है। उस जी। उस ताकत से खुशी मिलती है जो शब्दों ने आपको दी है। तो जी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। कई बार लिखने से ज्यादा खुशी आपको बोलने में मिलती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। और कई जी। बार आप लिख करके बेहतर खुश हो रहे हो। तो मैं कभी भी अपनी पूरी राइटिंग को कविता या कहानी या इन सब दायरों में बांट करके नहीं देखता हूँ। वो एक एक्सप्रेशन है, और फॉर्म जो है वो बाहर की चीज है। तो जी। आनंद एक्सप्रेस करने में है, चाहे आप खुद को कैसे भी एक्सप्रेस करें। जी। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत सारे राइटर्स की इंस्पिरेशन हो, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर्ड हो? बहुत सारे लेखक हैं दुनिया में। मेरे प्रिय लेखकों की या जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, ऐसे लेखकों की लिस्ट बहुत लंबी है। अर्जेंटीना के एक लेखक हुए होर्हे लुइस बोर्हेस, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। पाब्लो नेरूदा से बहुत इंस्पायर होता हूँ। जर्मनी के पोएट है राइनर मारिया रिल्के, वो मुझे जी। बहुत इंस्पायर करते हैं। रशियन राइटर है दोस्तोवस्की, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। ऐसे ऐसे लेखकों की लिस्ट बहुत बड़ी है। दरअसल हर वो पंक्ति जो पढ़ करके आपको अच्छा लगता हो, जिसे पढ़ करके आपके भीतर कुछ 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 जागृत होता हो, हर वो जी। पंक्ति आपको इंस्पायर कर सकती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेखक का नाम भी भूल जाते हैं, पंक्ति आपके साथ चलती रहती है। तो अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो दुनिया में इसकी कोई कमी नहीं। अच्छा जी। लिखने वाले, अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा बोलने वाले इतने इतने इतनी अधिक संख्या में, इतनी अधिक अ, विशालता के साथ हुए हैं कि आपको बहुत ज्यादा खोजने जी। की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से सर लिटरेचर का दौर बदल रहा है, काफी सारे आजकल हमारे पास राइटिंग फॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, लाइक फेमस हो रहे स्पोकन वर्ड, स्लैम पोइट्री। तो इस पर आपकी पर्सनल थिंकिंग क्या है? आपको क्या लगता है किस तरह से ये राइटिंग का जो दौर बदल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राइटिंग का बदलता हुआ दौर, एक एक लिहाज से तो ये अच्छा है कि लिखने पढ़ने की चीजों का, कविता का, किताबों का एक नए मीडियम में प्रसार हो रहा है। जी। मीडियम नया है और ये ज्यादा सुलभ है। जी। जैसे इस समय आपके पास किताबें नहीं हैं, लॉकडाउन का ऐसा पीरियड चल रहा है, आप किताबें एक्सेसिबल नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी के जरिए जो है किताबें पढ़ सकते हैं। ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कुछ जी। विजुअल चीजें सुन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये पक्ष मुझे बहुत पसंद आता है। मैं खुद तकनीक में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, और साहित्य और तकनीक को जोड़ करके हमेशा कुछ न कुछ चीजें देखने की कोशिश करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का ये पक्ष मुझे बहुत इंस्पायर भी करता है, बहुत मजबूत भी लगता है। लेकिन जो दूसरा पहलू या सवाल का जो दूसरा हिस्सा आपने कहा, उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक अभी तक है नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसे लेकर के मैं बहुत आशान्वित होता हूँ। ये जो नया जी। विस्तार हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं, नई चीजें जुड़ रही हैं, एक तरह से जो इजारेदारी थी लिखने पढ़ने की दुनिया पे कुछ खास किस्म के लोगों की, वो इजारेदारी भी टूट रही है, जी। और एक नया लोकतांत्रिक माहौल बन रहा है। हालांकि वो कितना अच्छा होगा, कितना गुणवत्ता से भरा हुआ होगा, ये सब चीजें अभी देखने के लिए समय लगेगा। जी। निश्चित ही समय चाहिए होगा। जी। सर, अंकिता ने पूछा है कि क्या आप खुद के काम के लिए डेडलाइंस तय करते हैं, शब्दों शब्दों की या वक्त घंटे की?
मैं डेडलाइंस तय करता हूँ और डेडलाइंस बहुत तोड़ता हूँ। मैं अपने भीतर, अपने मानसिकता के भीतर डेडलाइंस तोड़ने के लिए खुद को बहुत कुख्यात मानता हूँ। जैसे मैं 12 साल से, अभी हम दिन में चर्चा कर रहे थे घर में भी और मित्रों के साथ में भी, मैं 12 साल से एक उपन्यास लिख रहा हूँ। और मैंने जब वो उपन्यास लिखना शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं इसे 4 साल 5 साल में पूरा कर दूंगा। तो मुझे 12 साल हो गए। यानी डेडलाइंस तो मैं तय करता हूँ, ये तो तय है, साफ जी दिखता है कि मैं डेडलाइन तय करता हूँ कि मुझे ये 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 4 दिन के अंदर ये चीज पूरी कर देनी। लेकिन मैं डेडलाइंस तोड़ भी देता हूँ, ये भी बहुत साफ जाहिर है इस बात से। तो जी दरअसल आपके तय करने से, कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके हाथ में होती नहीं है, आपके तय करने से कुछ नहीं होता है। जो जी चीज कागज पे बन रही है वो एक स्वायत्त चीज होती है। आपकी कविता अपने आप में एक स्वायत्त, जी ऑटोनोमस है। वो अपनी मर्जी से खड़ी होती है, अपनी मर्जी से आकार लेती है। आपके कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं होता है। जी, एकदम सही कहा आपने। सर, हम जैसा कि सुनते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं या जो राइटर्स होते हैं, वो बहुत मूडी होते हैं। तो क्या आप भी मूडी हैं? ये जब आपका मन करे आप तभी लिख सकते हैं? ये ऐसा है कि मूडी, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के राइटर्स होते हैं। मैं अपनी पर्सनल अनुभव ये बताऊं कि एक समय में बहुत मूडी था, और तभी लिखता था मैं जब मेरा मूड करे, जी तभी काम करता था जब मुझे लगे कि अब मेरे भीतर इंस्पिरेशन आई हुई है, अब कोई म्यूज है, कुछ ऐसी चीज आई हुई है कि बस मेरे हाथ से, मेरी उंगलियों से पंक्तियां निकलने वाली हैं। एक समय सच में ऐसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं ज्यादा अनुशासित होता चला, और मैंने ये तय किया खुद से, और इसके लिए मुझे अभ्यास करना पड़ा, खुद को मनाना पड़ा। तो मैंने ये तय किया कि मैं हमेशा, रोज अपनी मेज पर बैठूंगा, और कुछ भी नहीं, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो कम से कम कुछ पढ़ूंगा जरूर। जी पढ़ करके आप कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि मैं हर रोज एक शानदार फेयर काम कर दूं, लेकिन मैं कम से कम हर रोज कुछ पंक्तियां जरूर लिखूं जो जी आगे के मेरे रचनात्मक काम में जो है कुछ न कुछ मदद कर सके। जैसे चित्रकार होते हैं ना, वो जी अपनी स्केच बुक अपने साथ में लेके चल रहे होते हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है, जहां भी उनको कुछ ऐसा दिखता है, उसको अपनी रेखाओं में ढाल लेते हैं, उसको बना देते हैं। वो धीरे जी धीरे मैंने अपने भीतर ये आदत डेवलप की। जैसे हम, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, घर से बाहर भी निकल रहा हूँ, तो एक छोटी सी नोटबुक मैं अपने साथ में रखता हूँ, छोटा सा कोई भी डायरी नुमा कोई चीज। और जब जहां जो ख्याल आए, कोशिश करता हूं कि मैं उसी समय उस ख्याल को नोट करूं। ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि उस समय उसको नोट कर लूं। क्योंकि जब आप ख्याल को नोट नहीं कर पाते और उसे आप मिस कर देते हो, तो एक जी बहुत बड़ा दुख होता है, और उस दुख को संभालना मुश्किल होता है। एक रचनात्मक किस्म का दुख है ये। मैं इसके जी साथ बहुत गुजरा हूँ, इसलिए धीरे धीरे। और ये चीज भी मैंने, पता है क्या, कोई बहुत अपने आप मेरे भीतर ये डेवलप नहीं हुई। इसे जानने के लिए मैंने दूसरे बड़े लेखकों के अनुभव पढ़े, वो कैसे इन चीजों के साथ टैकल करते थे। ये सब देख करके मैंने उनसे, उन्हीं से इंस्पायर होकर के ये सब चीजें करने की कोशिश जी, की। ये बहुत सही कहा। हमेशा चीजों को नोट करता रहूं मैं। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल लोग पढ़ना भूल गए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? आप नए ये तो मैं लिखने बार वालों को क्या सलाह देंगे? ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े अच्छी लिखाई हो नहीं सकती है। और अगर आप, जैसे कि एक इस तरह से देखें कि जब आप पढ़ते हो तब आप बहुत सारी चीजों के साथ आपका रास्ता बनता है, बहुत सारी तकनीकों के साथ, बहुत सारी शैलियों के साथ, बहुत सारी डिवाइसेस के साथ में आपका रास्ता बनता है। और आपको कोई सिखाने तो आता नहीं है, आप दरअसल, कोई आपका कोच होता नहीं है, कोई आपका टीचर होता नहीं है, तो आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें, यही आपका कोच और टीचर होती है। तो अच्छा लिखने के लिए दरअसल आपको किताबों की शरण में जाकर के अपनी पढ़ाई से ही सीखना पड़ता है। जी तो पढ़ना बहुत जरूरी है।
जी। और आजकल लोग पढ़ने पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो मैंने भी देखा है जी। कि बहुत सारे लोग सिर्फ लिखना चाहते हैं, जी। वो पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना नहीं या चाहते। पढ़ भी रहे हैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, आपको आप पढ़ने की दिलचस्पी है अगर आपके भीतर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ना क्या है आपको। जी। कई बार यही नहीं पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको जाना है दिल्ली, आप बैठ गए हैं हैदराबाद की ट्रेन में, तो आपको पढ़नी, जिस तरह की चीजें पढ़नी है आप उस तरह की चीजें पढ़ नहीं रहे, किसी और तरह की चीज पढ़ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। एक तो ये स्वीकार करना होगा कि बिना पढ़े आप अच्छा नहीं लिख सकते। दूसरी जी। बात, ये जानना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। ये सब चीजें जानने में समय लगता है, लेकिन जी। हमारे नौजवानों में, खास करके जो यंग राइटर्स हैं, उनके भीतर इतनी जल्दबाजी है। वो बस आज लिख करके कल जो है छा जाना चाहते हैं। जी। तो लिखना या साहित्य जो है वो कोई कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं होती है। ये एक लंबी रेस है, आपको बहुत धीरे धीरे स्टार्ट लेना होता है, बहुत तैयारी के साथ करना पड़ता है। जी। और ये तैयारी तो पढ़ने से ही आती और है। आजकल लोगों में एक ट्रेंड है कि उन्हें बस थोड़ा सा कुछ लिख के वायरल हो जाना है, वो लंबा सफर तय करने की नहीं सोचते हैं। हाँ, मैंने जी। यही बात की थी। जी। जी। सर, आपसे अंकिता जी ने पूछा है कि एक लेखक के लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी जरूरी है, क्या ये डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करती? निश्चित ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। और जैसे विदेशों में, खासकर अमेरिका में तो कुछ कोर्सेज चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग को लेकर के कुछ कोर्सेज चलते हैं, कुछ सीनियर राइटर्स किताबें लिखते हैं कि आप अच्छा कैसे लिखते हैं। उनमें ज्यादातर जगहों पे यही सुझाव मिलता है कि अगर आप एक लेखक हो तो आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है हटा देनी चाहिए। आपको सोशल, जब आप लिख रहे हो, एटलीस्ट दिन के जितने घंटों में आप काम कर रहे हो, सीरियस राइटिंग कर रहे हो, कम से कम उतनी देर के लिए आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना चाहिए, जी। क्योंकि इंटरनेट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरे साथ ये मामला, मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता नहीं हूँ, और तो इसलिए मुझे उस तरह की कोई उस तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंटरनेट को मैं खास तौर पर डिस्ट्रैक्शन नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में हमारी क्रिएटिव प्रोसेस इंटरनेट के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो जी। इंटरनेट का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये आपको ज्ञान और सूचना के नए क्षेत्रों के साथ जोड़ता है, विश्व की तमाम नई धाराओं के साथ जोड़ता है। जैसे मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे एक पत्रिका अमेरिका की पढ़नी है, न्यूयॉर्कर का नया अंक पढ़ना है मुझे, उसमें कौन सी शॉर्ट स्टोरी इस पर फीचर हुई है, इस पर ध्यान देना है, मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहूं, लेकिन सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी न होने दूं। एक लेखक के रूप में आप रचनाकार हो, रचना आपकी जिम्मेदारी है, तो अपने भीतर के उस वातावरण को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है जिसके कारण रचना के अंकुर फूटते हैं। आपको जी। अपने आप को सरल भी बनाए रखना है, और अपने आप को तमाम दूसरी चीजों से सुरक्षित भी बनाए जी। सर, सवालों का दौर तो चलता रहेगा, पर चूंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है तो हम अब आपसे आपकी कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे, जो भी आप हमें सुना दें। रखना। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा कि हम लोग रचना पाठ करके के बाद, एक कश्मीरी बच्चे के खत। खुशियों के गुप्तचर में एक कविता है, कश्मीरी बच्चे के खत। जी। तो इसका एक हिस्सा है, पांचवा हिस्सा। जिस वाक्य को बम से उड़ा दिया गया मैं उसका अर्थ हूँ, जिस आवाज पे बरसाई गई गोलियां मैं उसका सर्वनाम हूँ, डर से हल्ला करते दिल को चुप कराता कर्फ्यू का सायरन हूँ, परिचित आवारा कुत्तों की तरह द्वार पर दुम हिलाती खामोशी हूँ, बोलने से मिले जख्मों को चाटती हुई खामोशी, सियाह साए की तरह शनै शनै पसरती हुई खामोशी, जन्मा तो करोड़ों बच्चों की तरह मैं दुनिया के नाम लिखा गया एक प्रेम पत्र था, जिया तो कागज की नाव बनकर खून की नदी में बेकाबू बह रहा हूँ, एक मनुष्य की तरह जी सकूं, इस अनुमति के लिए मुझे किस दफ्तर में आवेदन करना।
सर आपको सुनना हमेशा ही आवाज कट गई है आपकी। ने अब आपसे कहा है कि अपनी कविता काया सुना दीजिए। काया। जी। काया एक बहुत पुरानी कविता है और ये मेरे पहले कविता संग्रह आलाप में गिरह में संकलित है। ये कविता दरअसल मृत्यु बोध से उपजी है। मेरे बहुत एक करीबी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो एक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया होती है उसके तहत लिखी गई। जी। काया। तुम इतनी देर तक घूरते रहे अंधेरे को, तुम्हारी पुतलियों का रंग काला हो गया, किताबों को ओढ़ा इस तरह कि शरीर कागज हो गया। कहते रहे मौत आए तो इस तरह जैसे पानी को, वो बदल जाता है भाप में। आती है पेड़ को, वो दरवाजा बन जाता है, जैसे आती है आग को, वो राख बन जाती है। तुम गाय का थन बन जाना, दूध बन के बरसना, भाप बनकर चलाना बड़े बड़े इंजन, भात पकाना। जिस रास्ते को हमेशा बंद रहने का शाप मिला, उस पर दरवाजा बनकर खुलना, राख से मांझना बीमार माँ की पलंग के नीचे रखे बासन। तुम एक तीली जलाना, उसे देर तक घूरना। तुम एक तीली जलाना, उसे देर तक घूरना। सर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मतलब आपकी तारीफ में क्या बोलूं। आपको सुनना हमेशा ही एक और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपको लाइव सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच आज मेरे शुक्रिया। साथ जुड़ने के लिए। और मेरी एक मैम है जो कि अभी लाइव पे हैं और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो आप एक बार उन्हें वो आपको आदाब कह रही हैं। आदाब आपको भी। जी। बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। सर अब अंत में आप जो अभी के युवा लेखक हैं जो राइटिंग में कुछ करना चाहते हैं उनको कोई सलाह देना चाहें। सलाह तो बस एक ही है जो कि मैं बार बार कहता भी हूँ और अभी इस सेशन में भी कहा है मैंने कि अधिक से अधिक पढ़िए और कम से कम लिखिए। अगर आप नौजवान हैं, लिखने पढ़ने की दुनिया में आपकी दिलचस्पी है, किताबों से आप रचनाओं से कविताओं से साहित्य से प्रेम करते हैं, तो अधिक से अधिक पढ़िए, दूसरों का लिखा हुआ पढ़िए, उससे अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए और देखिए कि जिंदगी और किताबें क्या आपके भीतर कुछ ऐसी अनिवार्यता पैदा कर रही हैं जिसके कारण आप लिखें। अधिक से अधिक पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। दुनिया का हर सुंदर साहित्य, दुनिया की हर प्रसिद्ध कृति, दुनिया का हर क्लासिक, अपनी भाषा का क्लासिक, पराई भाषाओं का क्लासिक, इन सब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी सीमा के भीतर जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपका दायरा बढ़ेगा, उतना आपका विकास होगा। जी। थैंक यू सो मच सर आज मेरे साथ जुड़ने के लिए और इसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। बाय। बाय। और बाकी यहाँ सारे दोस्तों को, सारे दर्शकों को, इन सबको भी मेरा शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।